हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेड कोर्स। तो गाइस, ये हम लोग का लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है हमारे चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का, जो कि रिमेडियल मैथ्स का आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यार, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के पढ़े थे केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड को सॉल्व करने का तरीका। मतलब कि जब आपका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा अगर वो लीनियर होगा और रिपीटिंग होगा, एंड व्हेन द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, जब इस केस टाइप का अगर आपका डिनोमिनेटर होगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। अगर वो वीडियो नहीं देखो तो देख लेना, उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड पे अपने आते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे टुडेस वीडियो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर फोर्थ की। ठीक है, तो केस थर्ड और फोर्थ क्या है, जैसा आपको पता है कि केस नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं कि व्हेन द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, वाइल इन केस नंबर फोर व्हेन द डिनोमिनेटर फैक्टर आर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो, when the factors of the denominator are quadratic and non repeating, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर दिया गया है अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, तब उस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे गिवन फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट लिखा है एक पॉइंट, दो यहाँ पे पॉइंट आपको दिया गया है नोट करने के लिए। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक ये फॉर्म जो बताया जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक मिनट थोड़ा सा मैं थिकनेस पेन की बढ़ा लेता हूँ। देखो, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो फर्दर फैक्टराइज हो जाता है तब तो वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे होता है केस नंबर थर्ड और फोर्थ में, वो फर्दर हम लोग उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा फर्दर। और सेकंड पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट वन डिनोमिनेटर फैक्टर इज क्वाड्रेटिक। केस नंबर थर्ड और केस नंबर फोर होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है कम से कम उसमें एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपका वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। ठीक है, यानी लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, दोनों, आइदर दोनों क्वाड्रेटिक हो सकता है या एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे देखो, तो ये आपका न्यूमरेटर है, बाकी डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए जो है आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जबकि एक्स प्लस बी आपका लीनियर फॉर्म है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ क्वाड्रेटिक क्या होता है, मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, लीनियर फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पूरा बेसिक्स में आपको समझाया था। फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब अगर नहीं देखो तो देख लेना वीडियो। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए है, यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जबकि यहाँ पे एक्स प्लस बी है, यहाँ पे एक्स प्लस बी में एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है। एक्स आपका वेरिएबल की पावर हम लोग चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक जो फैक्टर है इन दोनों में से एक क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तब हमारा केस थर्ड या केस फोर्थ होगा। जैसा ही यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यही हमारा क्वेश्चन ऐसे टाइप भी दे सकता था, एक्स स्क्वायर ए, ये आपका डिनोमिनेटर में मान लो, और ये ऊपर कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स का पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स का पावर 2 है। ठीक है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, फिर भी ये केस थर्ड या केस फोर्थ है। सिमिलरली अगर एटलीस्ट वन आपका फैक्टर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे आपको पता है केस थर्ड या केस फोर्थ होगा अगर एटलीस्ट वन फैक्टर है तो। और सिंस नॉन रिपीटिंग है, देखो यहाँ पे एक फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक है वन टाइम में। अगर मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कुछ, तो ये पावर यहाँ पे 1 है, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। एक बार एक्स स्क्वायर प्लस ए है और एक बार एक्स प्लस बी है, दोनों रिपीट तो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। दैट्स वाई केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड क्या था आपका, व्हेन द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग, तो क्वाड्रेटिक भी है और रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही बार है, इसलिए आपका केस नंबर थर्ड होगा। ठीक है, अब सॉल्विंग मेथड, यानी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया गया है देखो, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि क्योंकि यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक आपका फैक्टर है एक, तो इसीलिए आपका यहाँ पे x का पावर 2 है। देखो क्वाड्रेटिक में x का पावर हाईएस्ट 2 होता है, तो उसके लिए मेरे को दो कांस्टेंट टर्म लिखना होता है, a और b एक साथ। ठीक है, या p q ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हम लोग मोस्टली a एंड b लेके चलते हैं। तो आप जो पहले हम लोग लिखते थे a बाई, मान लो ऐसे अगर हम लोग को दिया रहता था न्यूमरेटर में कुछ भी है, मान लो यहाँ पे nx, यहाँ पे x प्लस ए है, x प्लस बी है, ये आपका केस नंबर फर्स्ट है। अगर इसको सॉल्व करना होता था तो हम लोग, क्योंकि x आपका 1 था यानी लीनियर था, तो हम लोग एक कांस्टेंट मानते थे अपॉन फिर x प्लस ए लिखते थे, ऐसा x प्लस ए, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाते थे, देन एक कांस्टेंट और मान के इसके लिए b अपॉन एक्स प्लस बी लिखते थे। ठीक है, केस फर्स्ट को सॉल्व करने का तरीका।
तो इसमें क्या करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x का पावर 2 है, तो आपको दो कांस्टेंट मानना होगा। तो पहला कांस्टेंट a मान लेते हैं और दूसरा कांस्टेंट b मान लेते हैं, और इसको लीनियर फॉर्म में लिखना होता है हम लोग को, ठीक है। तो कैसा फॉर्मेट रहेगा, ax प्लस b, ठीक है, ये आपको ऐसा फॉर्मेट लिखोगे। तब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए है ये, और ये x प्लस बी है, तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे x का पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक है, तो दो कांस्टेंट आएगा, तो a के साथ x लिखना है एक बार, फिर प्लस b अपॉन ये डिनोमिनेटर में इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये देखो कहाँ से है, ये आपको मैटर नहीं करता है, ये आपको फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करनी होगी। ये आपको, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको ऐसे पहले आपको लिख के फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में आप तभी रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखो लीनियर फॉर्म है, तो लीनियर के लिए आपको फिर एक कांस्टेंट मानना होता है, क्योंकि अब ए भी कांस्टेंट ले लिए हैं, बी भी ले लिए हैं, तो अगला कांस्टेंट सी ले सकते हैं, तो सी बाई एक्स प्लस बी इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, फिर ए एंड बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं क्वेश्चन से बात करूँ, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा आइडिया आपको लगेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे देखो बात करूँ, तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, रिजॉल्व 2y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको रिजॉल्व करना है। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो लिखा है x प्लस बी, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ पे x का टर्म था, उसलिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी में हम लोग यहाँ पे x लिए थे, ठीक है, a इंटू एक्स जो रखे हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में x का टर्म था। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे y का टर्म है, यहाँ पे और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी, तो हम लोग वहाँ पे ए एक्स प्लस बी की जगह क्या रखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y का टर्म है, तो लिखोगे ए वाई प्लस बी, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट। तो ये तो अंडरस्टूड है पहले से ही, ठीक है। तो हम लोग अब इसको रिजॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे पहले एल एच एस 2y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट y प्लस 1, ठीक है। अब इक्वल करोगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन आपको देखना होता है कौन सा केस नंबर है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो y का स्क्वायर है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, वन टाइम ये है, तो यानी कि आपका केस नंबर थर्ड होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक है तो y का पावर 2 है हाईएस्ट, तो दो कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे, तो a, और यहाँ पे y का टर्म था देखो, तो ए वाई लिख देंगे, प्लस b, दो कॉन्स्टेंट आ गया a और b, अपॉन फिर ये वाई स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3, फिर बीच में प्लस, देन आपका ये देखो लीनियर फैक्टर है, तो एक और कांस्टेंट टर्म लिखोगे c, फिर अपॉन ये y प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना होता है, तो पहले ये टर्म लिख लो 2y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट y प्लस 1 इक्वल्स टू, अभी इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, तो क्या ट्रिक था कि जो एल एच एस साइड में वही एलसीएम आप यहाँ पे लिख दोगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 लिख दो, देन यहाँ पे y प्लस 1, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, ठीक है। तो हो जाएगा ए वाई प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस, देन सी का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो सी टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा कुछ। अब देखोगे यहाँ पे क्या होगा कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस और आर एच एस में दोनों सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू ए वाई प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग को ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब आपको जैसा पता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बारी बारी से टर्म्स को जीरो बनाना होता है, ठीक है। अगर एक वैल्यू निकालनी होती है तो बी टर्म को जीरो बनाओ या सी को जीरो बनाओ, सिमिलरली बी का करना है तो ए सी को जीरो बनाओ, ऐसा। और ना अगर बना पाते हो जीरो, तो हम लोग को पूरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, ओपन कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसा कि मुझे दिख रहा है वाई प्लस 1 है ये, इस टर्म को मुझे जीरो बनाना है, तो y का वैल्यू अगर मैं रखूँगा, y ये प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1 होगा, यानी y की वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ, तो ये आपका पूरा ये टर्म b का यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, और क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ऐसा कुछ, तो ये अगर जीरो हुआ तो मल्टीप्लाई होकर ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, फिर आप c की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग फिर यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ,
तो क्या आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ -1 -y, यहाँ पे देखो रखा हुआ यहाँ पे y के -1 वैल्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ -1 फिर -1 है इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ -1 प्लस b ब्रैकेट देन -1 प्लस 1 प्लस इस वाली इक्वेशन में देखो वैल्यू में रखना है आपको, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 प्लस c टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 और ये बाहर ऐसे एक और ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ -1 करोगे तो -2, फिर ये -1 बाहर लिख लोगे इक्वल टू ये a इंटू -1 प्लस b है एक ब्रैकेट में, ये फिर -1 प्लस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस c टाइम्स ऑफ, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -1 हो जाएगा -3 इक्वल्स टू, ये देखो ये अंदर कोई भी वैल्यू हो, अगर ये 0 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो टोटल टर्म आपको 0 हो जाता है, तो 0 लिख देता हूँ मैं, प्लस c टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो -3 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 इंटू सी करोगे तो 4c, ठीक है। यानी कि -3 इक्वल्स टू 4 इंटू सी आ गया। अब c की वैल्यू निकालना है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी -3/4 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3/4। अब इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, c इक्वल्स टू -3/4 और फिर इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, c इक्वल्स टू -3/4 आ गया हमारा। तो अब देखो यहाँ पे अब मुझे a और b की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे टर्म 0 बनाना होगा, तो 0 बनाना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब पूरा इक्वेशन को ओपन कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को ओपन करता हूँ, तो हो जाएगा ये 2y - 1 इक्वल्स टू, ओपन मतलब कि जो जैसे मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो a y प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a y इंटू वाई करोगे तो हो जाएगा ay² प्लस ay इंटू 1 करोगे तो प्लस ay, देन प्लस b इंटू वाई करोगे तो by, आपको इतना मल्टीप्लिकेशन तो अब आ गया होगा, b इंटू 1 करोगे तो b प्लस c टाइम्स ऑफ y² करोगे तो cy² प्लस 3 इंटू सी करोगे तो 3c, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जितने भी आपके y² के टर्म है उनको एक पास कर लो, y के टर्म है उनको एक पास कर लो और कांस्टेंट को एक पास कर लो, ठीक है, और y वाले टर्म को भी एक पास कर लेना। तो ये हो गया 2y - 1 इक्वल्स टू ay²। अब यहाँ पे देखो cy² भी टर्म है तो यहाँ पे लिख लो प्लस cy² एक पास कर लिया मैं, प्लस यहाँ पे देखो ay का टर्म है by का टर्म है तो ay प्लस by हो गया, प्लस कांस्टेंट देखो यहाँ पे b है प्लस यहाँ पे 3c है, तो इसको लिख लो एक पास। टोटल काउंट भी कर लो कितना टर्म है कि कोई टर्म छूट तो नहीं गया है, तो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट लेने के लिए देखो यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे भी y² है, तो y² अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ बाहर तो बचता है आपका यहाँ पे a और बीच में a प्लस और ये c आपका, तो a प्लस c आप वापस मल्टीप्लाई करोगे इसका तो वही ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा ay² प्लस cy², ठीक है। प्लस यहाँ से देखो y दोनों में है तो y कांस्टेंट लेता हूँ मैं बाहर, तो बचेगा a प्लस b, तो a प्लस b प्लस यहाँ पे b प्लस 3c ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2y - 1। अब यहाँ पे देखो आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो लिखोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, और जिसका इसका कोफिशिएंट नहीं है तो आप कोफिशिएंट उसको 0 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, ठीक है। कैसे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ y² y एंड कांस्टेंट का जब करोगे तो कांस्टेंट का देखो क्या है कि जैसे यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है a प्लस सी, और यहाँ पे y² का कोई टर्म नहीं, तो यहाँ पे देखो y² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a प्लस सी हो गया, और आपका LHS साइड में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं यहाँ प्लस 0 y² लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 का मैं y² में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 हो गया ओवरऑल, फिर आपका बस यही टर्म बचेगा। इसलिए जो कोफिशिएंट नहीं होता है LHS साइड में वहाँ पे हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करके उस वेरिएबल से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट को कंपेयर करने में आसानी हो गया, देखो थोड़ा सा क्या है कि y² का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस सी है, यहाँ पे y² कोफिशिएंट 0 है, तो y² को कोफिशिएंट जो कंपेयर किए तो a प्लस सी जो है a प्लस सी वो इक्वल टू किसके है 0 के, तो पहला इक्वेशन ये हो गया। देन आपका y का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो RHS में a प्लस बी है कोफिशिएंट, तो a प्लस बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल का साइन इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल लगा रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है, तो इक्वल्स टू, और यहाँ पे y का जब a प्लस बी था तो इस साइड y का कोफिशिएंट 2 है देखो, तो a प्लस बी इक्वल टू 2। अब दो इक्वेशन मिल गया और मुझे c का वैल्यू पता है तो मैं यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, बाकी कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
सी का वैल्यू मुझे पहले ही पता है, यहाँ से हम लोग जैसे निकाले थे, देखो सी का वैल्यू है -3/4। तो यहाँ पे सी का वैल्यू अगर मैं a प्लस -3/4 रखता हूँ इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, तो a -3/4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका a का वैल्यू। फिर a प्लस बी इक्वल्स टू अगर 2 है तो b का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2, ये a प्लस में है उस साइड उस साइड इक्वल के जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2 माइनस a हो जाएगा। तो 2 माइनस a की वैल्यू है देखो 3/4, तो 3/4, तो 4 2 जा 8, इसका एलसीएम लेके करोगे तो 4 2 जा 8 माइनस 3/4, यानी कि 8 में से 3 गए तो 5/4। तो आपका जो b का वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 5/4। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, a का वैल्यू हो गया 3/4, b का वैल्यू हो गया कितना 5/4। अब इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख सकते हो क्या, ऐसे देखो कुछ, देखो यहाँ पे ऐसा, इसको हम लोग लिखे थे ऐसा फॉर्मेट ना, थोड़ा सा इरेज कर लूँ 1 मिनट। देखो यहाँ पे लिखा था a y प्लस बी, यानी a का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 y प्लस b का वैल्यू क्या आया है 5/4, तो 5/4, जहाँ जहाँ ए बी सी का वैल्यू वहाँ पे उसकी ए बी सी की वैल्यू रख दो। ठीक है, जहाँ जहाँ ए बी सी लिखा है, प्लस सी का वैल्यू क्या है -3/4, तो जाएगा -3/4। फिर टोटल अपान में हो जाएगा आपका, टोटल अपान नहीं है 1 मिनट, देखो इसके अपान में हो जाएगा आपका y² + 3, और इसका अपान में है y + 1। ठीक है, y + 1। अब इसको अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो देखो कैसे करेंगे। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 3y + 5/4 में इसको लिख सकता हूँ। फिर अपॉन ये वाला लिखेंगे नीचे y² + 3, और प्लस ये हो गया, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ यहाँ पे अब, तो -3/4 टाइम्स ऑफ ये y + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो अब आपको ये जो 4 है उसको आपको डिनोमिनेटर में भेज देना है। ठीक है, ये आपको 4 जो है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 3y + 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ y² + 5, ये फिर माइनस का सिंबल, फिर ये 3 अपॉन ये 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 टाइम्स ऑफ y + 1। ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन आपका इस गिवन फ्रैक्शन का। ठीक है, क्या हो गया पार्शियल फ्रैक्शन किसका, इस गिवन फ्रैक्शन का, ये देखो इस गिवन फ्रैक्शन का आपका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, ये 3y + 5 अपॉन 4 × y² + 5 माइनस 3/4 × y + 1। ठीक है, तो यार अब ये क्वेश्चन मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है, बेसिकली मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो क्वेश्चन थर्ड आपको मैं यहाँ पे SPP यानी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करना, कोशिश करना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, अगर सही होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो देखो इसको क्या करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे यहाँ तो क्यूबिक टर्म है, हम लोग क्वाड्रेटिक का सीख रहे हैं, नहीं पावर 2 होना चाहिए x का, यहाँ पे x³ है, ये कोई हम लोग केस पढ़े नहीं है। तो ध्यान से अगर समझोगे बात को तो ये क्या है आपका, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपका ये x³ - 1 है, तो 1 का क्यूब मैं लिख सकता हूँ, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है a³ - b³ का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a - b प्लस, यानी बीच में इंटू a² + ab + b²। ये आपका फॉर्मूला, इस बेसिस पे आप इसको पुट करोगे तो हो जाएगा क्या, a का वैल्यू यहाँ पे x है और b का वैल्यू आपका यहाँ पे 1 है, तो x - 1, देन इसको लिखोगे x² + x + 1, ये, तो ये आप इसको x³ - 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है, तो इसको सॉल्व करोगे और आप अपना पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो केस नंबर ये थर्ड है, आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कमेंट कर देना इसका आंसर मुझे। फिर अब केस नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे देखो केस नंबर 3 हो गया फाइनल। अब केस नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ पे है व्हेन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर कैसा हो, आपको ऐसे एक्सपेक्टेड पता है क्वाड्रेटिक, और पिछली बार थर्ड में नॉन रिपीटिंग था, तो यहाँ पे रिपीटिंग हो जाएगा। तो व्हेन द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग। एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे अगर न्यूमिनेटर मान लो कोई वैल्यू x है और डिनोमिनेटर में आपका x² + a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2 बार है, यानी इसका मतलब क्या है कि x² + a लिखा है, फिर से x² + a लिखा है। ठीक है, और ये आपका x + b है, यानी कि रिपीट कर रहा है, यानी देखो ये वाला टर्म आपको 2 बार रिपीट कर रहा है, नहीं इसलिए रिपीटिंग फैक्टर है ये।
और क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, क्योंकि x का पावर 2 है हाईएस्ट। तो क्वाड्रेटिक या रिपीटिंग फैक्टर है। अब इसको सॉल्विंग मेथड देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे आप लिखते थे इसके लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए है तो एक्स का पावर 2 है, यानी कि तो दो कॉन्स्टेंट हम लिखते थे ए और बी, और फॉर्मेट रहता था ए एक्स प्लस बी, फिर अपॉन में यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखना था, ठीक है। क्योंकि अब ये स्क्वायर है तो आप अगला टर्म भी लोगे सी एक्स प्लस डी, क्योंकि दो टर्म कॉन्स्टेंट टर्म यूज हो गए ए बी, अब अगला सी डी आएगा तो सी एक्स प्लस डी लिखोगे और टोटल को डिनोमिनेटर में डाल दोगे। ऐसा जैसे आपको पता होगा केस नंबर सेकंड में हम लोग करते थे, जैसे ये होता था मान लो एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये एक्स प्लस बी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, हम लोग लिखते थे ए अपॉन, यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए बस लिखते थे इसको, एक्स प्लस ए, फिर कॉन्स्टेंट लिखते थे बी अपॉन, फिर पूरे को लिखते थे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर बचा रहता था ये सी के लिए लिखते थे अपॉन एक्स प्लस बी, ऐसा, ठीक है। तो सिमिलरली यही केस इसमें भी है, ऐसा इसमें भी हम लोग करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है कि पहले एक बार इतने टर्म को लिखोगे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए को ए एक्स प्लस बी के साथ, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ आप लिखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए यहाँ पे दोबारा सी एक्स प्लस डी आएगा, फिर पूरे को आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर ये आपका लीनियर है तो प्लस एक और कॉन्स्टेंट ई अपॉन एक्स प्लस बी लिख दोगे, तो आपका ई अपॉन एक्स प्लस बी लिख दोगे, ठीक है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन से बात करूँ कैसे सॉल्व करना है, तो देखो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, बोला गया है रिजॉल्व करो इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना है हम लोग को। तो देखो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहले काम है डिनोमिनेटर को तो चेक करो ही कि कौन सा केस है वो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि ये क्वाड्रेटिक है आपका, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और साथ में आपका ये दो बार टर्म है यानी कि रिपीटिंग है। तो यानी केस नंबर ये फोर्थ हो गया कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हो गया। और एक बात ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा एनालाइज भी करो, अपना फोकस बनाए रखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है और आप चाहो तो उसको ईजी भी बना सकते हो। कैसे, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है मुझे कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर नॉर्मल आपको सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब लोग क्या करोगे कि जैसा मैं ऊपर डिस्कस किया कि कैसे आपको सॉल्विंग मेथड क्या है, तो ऐसे चेंज करोगे। यहाँ पे ए अपॉन लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन, पहले इतने को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस लगाओगे, फिर सी एक्स प्लस डी लिखोगे अपॉन, अब पूरे टर्म को लिखोगे डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अब एक और टर्म लोगे कांस्टेंट ई अपॉन, ये लीनियर था इसलिए फिर एक्स प्लस 1। तो ऐसे सब लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है, तो आप यहाँ पे चेक करो तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस 1 टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस 1 टर्म है, तो ये एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या हम लोग को बच जाता है, देखो क्वेश्चन चेक करो, एक्स प्लस 1 ऊपर भी था, एक्स प्लस 1 नीचे भी है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ। तो हमारा फर्दर बच जाएगा इक्वेशन क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया और बोला गया इसको रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब तो ये काफ़ी सिंपल हो गया, हमारा ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको मुझे रिजॉल्व करना है, तो कैसे रिजॉल्व करूँगा मैं, इसको लिखूँगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलो कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी अपॉन, एक टर्म पहले लिखूँगा, स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, एक फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे एक आप, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर था तो दो कांस्टेंट टर्म आया, अब क्योंकि ये फैक्टर और दो बार था तो दूसरे बार में भी आपका दो कांस्टेंट टर्म आएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसको फर्दर लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम लेता हूँ इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, जैसा पता है आपको एलएचएस जो है वही एलसीएम आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। इसका मतलब क्या है, ये लिखा गया है ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बार, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बार, यानी दो बार आपका ये ऐसा मतलब है, दो बार लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है करने में आपको, तो क्या करो, चेक करो कि इस वाले ए एक्स प्लस बी के पास क्या है और जो नहीं इसके पास उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एक्स प्लस बी के पास अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक ये टर्म है आपका, ये नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस ये सी एक्स प्लस डी के पास देखो क्या है, सी एक्स प्लस डी के पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ये वाला पूरा, तो क्या हो जाएगा आपका सीधे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप यहाँ पे सी एक्स प्लस डी,
क्योंकि ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पे भी एलसीएम में है, तो पूरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं आप लिखोगे वहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ। तो इसको देखो, अब अगला स्टेप क्या है कि हमारा दोनों साइड देखोगे ये डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचेगा 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डी। अब इंटू 1 किया तो वही टर्म पूरा आ जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी हो गया। तो अब मुझे अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे किसकी, ए बी और सी एंड डी की वैल्यू, तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पूरा ओपन कर दो, सिंप्लीफाई करो। तो ओपन करने के लिए देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का, देखो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा एक मिनट, देखो ये हो जाएगा ए एक्स का, इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स यहाँ पे है और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ए एक्स का मल्टीप्लाई मैं किया यहाँ पे 2 के साथ, तो हो जाएगा 2ax प्लस बी का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 2b। ठीक है, इतना आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा, पहला वीडियो नहीं देखो तो देख लेना यार। तो प्लस हो गया आपका सी एक्स प्लस डी लिख दो। अब जो जो स्क्वायर वाला टर्म क्यूब वाला टर्म सबको एक पास कर लो। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब का एक ही टर्म है तो लिख लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और सी एक्स एक पास लिख लो, तो 2ax प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लिख लो 2b प्लस डी। टोटल टर्म काउंट कर लो कि कोई मिसिंग तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे अब अगला स्टेप आता है कि सबको एक टर्म पास करने के बाद कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने का। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का और एक्स और कांस्टेंट को कोफिशिएंट का कंपेयर करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, एलएचएस में जो जो नहीं टर्म है उसको बना लो। तो एक्स क्यूब का हमारे पास यहाँ टर्म नहीं है तो इसको मैं 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस स्क्वायर का भी टर्म बनाना है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस एक्स का टर्म बनाना है तो 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू अब यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी एक्स प्लस 2b प्लस डी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या है कि ये सब वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 0 ही है, ये +1 ही बचेगा इसको, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक मिनट। तो ये फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ऐसा। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो लिखना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ किसका किसका, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट एलएचएस में 0 है, तो 0 इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू हमारी आ गई 0। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आरएचएस में बी है वैल्यू कोफिशिएंट का, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एलएचएस में कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इक्वल्स टू बी हो जाएगा। सिमिलरली सी का अगर मैं बात करूँ तो सी का यहाँ पे देखो निकालने के लिए पहले यहाँ पे आपको कॉमन लेना होगा, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन लिए तो हो जाएगा 2a प्लस सी, तो यानी कि 2a प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट है आरएचएस में और एलएचएस में देखो 0 है यहाँ पे भी, तो 0 हो जाएगा। और सिमिलरली कांस्टेंट बचा आपका 2b प्लस डी, यानी 2b प्लस डी का वैल्यू जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट एलएचएस में है 1, तो ये आपका हो गया यहाँ से वैल्यू 2b प्लस डी इक्वल टू 1। तो देखो ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस डी इक्वल टू 1, यानी 2 इंटू 0 करोगे तो 0 प्लस डी, सॉरी यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू 1, यानी डी की वैल्यू आ गई 1। अब सी की वैल्यू मुझे निकालना है, तो देखो लिखा है 2a प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो और यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है क्या है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी 0 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि सी की वैल्यू भी 0 है, यानी c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड d इक्वल्स टू 1, ये आपका आ रहा है वैल्यू। तो यानी अब अगर मुझे रिजॉल्व करना हुआ इसको फर्दर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस अपने इक्वेशन को कैसे, देखो एक मिनट, तो ये मैं फर्दर इसको लिखूँगा ऐसा कुछ, ये था x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 1, इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना था। तो या तो आप ये टर्म से ये टर्म काट के लिखो, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या ए एक्स प्लस बी अपॉन ये वाला जो फॉर्मेट था देखो इसको लिख रहा हूँ, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये स्क्वायर नहीं हुआ। मैं आपको पहले बताया कि एक बार ये टर्म लिखते हैं, फिर सी एक्स प्लस डी अगले टर्म के साथ ये पूरा टर्म लिखना है। बाकी यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे सही है, एक ही बार लिखा गया हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, तो आप लोग ध्यान देते चलना। तो ये हो जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस कोई टर्म नहीं होगा आगे क्योंकि कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए बी की वैल्यू मुझे पता है और सी की 0 है और डी की वैल्यू 1 है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, डी इक्वल टू 1, सी का 0, ए बी सी सबका 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0x प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी का वैल्यू भी 0 है, तो 0x प्लस डी का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि अब इसको आप लिख सकते हो, ये 0x प्लस 0 सब आपका हो गया 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0x हो गया 0 प्लस 1 करोगे तो 1 हो जाएगा अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, देखो किसी भी चीज़ में अगर जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू है और ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो वो डिवाइड करने में 0 आता है, तो 0 प्लस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। यानी कि जो हम लोग डायरेक्ट काटने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा था रिजॉल्व करने के लिए, वही आपका पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो जाएगा। यानी कि फर्दर हम लोग इसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो वाला फ्रैक्शन, ठीक है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि आप यहाँ पे ये जो कट कर दे रहे हो इस वाले से इस वाले को, तो यही आपका पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व हो गया, यही बचता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो हम लोग लास्ट टॉपिक बात करते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में ही अपने की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको पहले रेशनल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होता है, फिर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है इम्प्रॉपर, कि न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लूँ, देखो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की यहाँ पे क्यूब है यानी 3, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 3 ग्रेटर दैन 2 यानी न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए हो गया ये आपका इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसको सबसे पहले स्टेप क्या है कि कन्वर्ट करने से पहले कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कन्वर्ट कैसे करोगे, बाय डिवाइडिंग, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को आप पहले डिवाइड कर दो न्यूमरेटर के साथ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं क्वेश्चन लेके, तो देखो ये वाला टर्म पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है, उसलिए अच्छे से अगर वीडियो नहीं देखो तो उसके बाद ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग को डिवाइड करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 3 है, y का सॉरी, और यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करना है, यानी 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 था, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड करो इसको, यहाँ पे न्यूमरेटर ये लिखो अंदर यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 6y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 7। अब डिवाइड नहीं करने आता तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 या 6 में ले जा सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, यानी एक y और ले जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका 2y का, तो माइनस 2 इंटू प्लस 2 करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 या 4, देन y इंटू वाई करोगे तो y स्क्वायर, फिर माइनस 1 इंटू 2y करोगे तो माइनस 2y आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज करोगे आप, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ से 5y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर, फिर ये प्लस 2y और ये माइनस 7 ही ऐसा आ जाएगा माइनस 7। अब यहाँ पे प्लस ले जाओगे 3 टाइम्स ऑफ कुछ नहीं, y नहीं लिखोगे 3 टाइम, क्योंकि 3y स्क्वायर इंटू 3 करोगे तो 9y स्क्वायर बनता है, हमको ये टर्म बनाना होता है आगे वाला, ठीक है। तो 9y स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2y इंटू 3 करोगे तो माइनस 6y, देन माइनस 1 इंटू 3 करोगे तो माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से साइन चेंज किए तो माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये 2y और 6y हो गया आपका टोटल 8y, और माइनस 7 ये था और ये प्लस 3, तो माइनस 7 प्लस 3 करोगे तो होता है माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या, डिनोमिनेटर में बचता है 8y माइनस 4। अब देखो आपको जैसा कि पता होगा, अगर लिखा है यहाँ पे 5/3, यानी इसको हम लोग लिखते हैं, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको कन्वर्ट करना होता है। अगर प्रॉपर में कैसे करते हैं हम लोग, 3 को ऐसे करते हो, 5 में डिवाइड करते हो तो 3 बन जाए, 3 ले जाते हो, यहाँ 2 बचता है। तो अब लिखते हो इसको फर्दर कैसे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस रिमाइंडर को ऊपर लिखते हो अपॉन ये डिवाइजर को नीचे 3,
तो यानी क्वोशेंट पहले लिख दिया गया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर, देन अपॉन में डिवाइजर करके मल्टीप्लाई भी देख लो, 3 बन जाती है, 3 हो जाता है, +2 करोगे तो 5/3 आपका ये ऐसे आता है। ठीक है, तो अगर मुझे 5/3 को यहाँ से लिखना है तो 3 टाइम्स ऑफ 5 में अगर ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 बन जाए 3, 5 में से 3 गए 2 आएगा, यानी कि 1 होल 2/3 लिखते हैं, यानी कि 1 + 2/3 हम लोग लिखते हैं। और ये कैसा फॉर्मेट है, क्वेश्चन को ये जो डिवाइड करो, जो डिवाइड करने पे जा रहा है आपका क्वेश्चन, वो प्लस ये रिमाइंडर 2 है तो रिमाइंडर बाई डिवाइजर, ये जिससे डिवाइड करो लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोसेंट हो गया, और ये आपका डिवाइजर हो गया। तो ऐसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, कोसेंट यानी गया है हमारा 2y + 3 प्लस, ऐसा ही फॉर्मेट देखो, रिमाइंडर ये लिखोगे 8y - 4 अपॉन, अब डिवाइजर आपका ये जो था, ये था आपका क्या, 3y² - 2y - 1, ये आप कन्वर्ट कर लियो इसे अब किस में, रेशनल फ्रैक्शन में, किस में, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया गया हम लोग कैसे। अब देखो यहाँ पे ये आपका तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन में है ही इस टर्म में, अगर मैं देखूँ, अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है अपने पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कैसे, यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर है, हेंस इट इज आपका क्या है, ये आपका एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो गया। तो अब मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन में है। तो हम लोग लिखते हैं 8y - 4 अपॉन 3y² - 2y - 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पहले चेक कर लो कि ये फर्दर फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो -3 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे, और एडिशन पे -2 आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3y² - 3y + y - 1। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई पे -3y² आ रहा है, और प्लस करने पे आ रहा है ये -2y, जैसा हमें नीडेड था, जैसा डिमांड था। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3y, यहाँ से कॉन्स्टेंट लेता हूँ तो हो जाएगा y - 1 + 1 कॉमन लेता हूँ तो y - 1, तो ये दोनों एक साथ कॉमन करता हूँ तो 3y + 1 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा y - 1, यानी कि ये आप फर्दर इसको फैक्टराइज कर लिए हो। ये उसलिए मैं बोल रहा कि क्वाड्रेटिक जो आपका एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर, उसको देख लो फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं। अगर फैक्टराइज हो गया तो केस फर्स्ट या केस सेकंड में आ जाएगा, अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो केस थर्ड या केस फोर्थ में रहेगा। तो ये फैक्टराइज हो गया तो केस फर्स्ट या केस सेकंड में किस में है आप चेक करोगे तो दोनों अलग अलग फैक्टर है, तो ये नॉन रिपीटिंग है और लीनियर फैक्टर, यानी केस नंबर फर्स्ट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फर्दर, थोड़ा इरेज करता हूँ फिर बात करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ लिखा था हमारा 3y² - 2y - 1, इसको हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं, देखो ऐसा फॉर्मेट डिनोमिनेटर को, तो 8y - 4 अपॉन, इसको लिख देता हूँ मैं 3y + 1, और ये हो गया y - 1, ये वाला चीज़। ठीक है, तो अभी ये देखो लीनियर फैक्टर हो गया, तो लिखता हूँ a/3y + 1, अब तो आपको सॉल्व करना आ गया होगा, प्लस b अपॉन लीनियर फैक्टर से, इसलिए एक कांस्टेंट टर्म लिखोगे b अपॉन ये y - 1। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली ये वाला टर्म लिखना है पूरा, 8y - 4 हो गया ये, अपॉन 3y + 1, ये हो गया आपका y - 1 इक्वल्स टू, अब ये दोनों का एलसीएम लोगे तो यही LHS वाला लिख दोगे, तो 3y + 1 अपॉन इंटू y - 1, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a का क्रॉस मल्टीप्लाई किया y - 1 में, तो a y - 1 बीच में प्लस है, तो प्लस b का क्रॉस मल्टीप्लाई 3y + 1 में कर दिए, तो b टाइम्स ऑफ 3y + 1। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इरेज कर दिया गया ताकि हमें जगह मिल पाए लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया क्या आपका, यहाँ से 8y - 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको लिखोगे a टाइम्स ऑफ y - 1 प्लस b टाइम्स ऑफ 3y + 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 1 और 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, तो हम लोग b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1, किसमें, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलो, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ 1 - 4 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 - 1 प्लस, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख दो, प्लस b टाइम्स ऑफ 3 × 1 + 1। तो ये देखो 1 - 1 0 हो गया, तो a का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस, और ये 8 बन जाए 8 - 4 हो गया इक्वल टू, ये 3 बन जाए 3 हो गया, और ये +1 है, ऐसा कुछ b, ये हो गया 0 + b
3 + 1, ठीक है। तो 8 - 4 करोगे तो 4 = 0 प्लस 3 + 1 करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ b यहाँ से, यानी 4 = 4 b हो गया। तो यानी कि 4 4 कट गया, यानी 1 = b, b की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। तो अब मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को ओपन कर देता हूँ यहाँ से। तो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमें पता है b की वैल्यू हम लोग 1 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b = 1, यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट। तो देखो अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी ओपन करता हूँ इसको, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे लिखता हूँ 8y - 4 = ये हो जाएगा आपका a, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ y - 1 प्लस b टाइम्स ऑफ 3y + 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ 8y - 4 = a का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड, तो ay - a बन जाए a प्लस ये b × 3y करोगे तो 3by प्लस b बन जाए b, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो पास पास कर लो y का टर्म, तो ay ये प्लस 3by हो जाएगा माइनस a प्लस b, ऐसे लिख दोगे। यहाँ पे 8y - 4, अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, पहले उसके लिए पहले कॉमन ले लो। तो यहाँ पे देखो y कॉमन है इन दोनों में, तो y कॉमन लिया तो हो जाएगा a प्लस 3b, फिर यहाँ माइनस a प्लस b, यहाँ पे 8y - 4। तो लिखोगे यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से चेक करोगे तो देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है a प्लस 3b, क्या है a प्लस 3b, और आपका LHS में क्या है y का कोफिशिएंट यहाँ पे 8, तो 8 हो गया। वेरिएबल y है जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी जो आगे सामने लिखा गया मल्टीप्लाई में वो है आपका कोफिशिएंट होता है। तो a प्लस 3b = 8 हो गया, और b की वैल्यू 1 है मुझे पता है यहाँ से, तो a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 = 8, यानी कि a प्लस 3 बन जाए 3 हो जाएगा = 8, a = ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 3, यानी कि 8 में से 3 गए 5, a की वैल्यू हो गई 5, b की हो गई वैल्यू 1। तो यहाँ से मैं सिंपल सा यहाँ से लिख सकता हूँ वैल्यू, क्या कि a की वैल्यू हो गई यहाँ से 5, b की 1 है, तो यहाँ पे लिख दो a का वैल्यू 5 अपॉन, यहाँ पे a का वैल्यू 5 रख दिया, यहाँ पे a और b का वैल्यू रखना है मुझे, तो a का वैल्यू हो गया 5 अपॉन 3y + 1 प्लस b का वैल्यू यहाँ से 1 निकालें तो 1 अपॉन y - 1। ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन किसका, आपका इस गिवन फ्रैक्शन का। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि ये आपका इस वाले फ्रैक्शन का, इस गिवन फ्रैक्शन का भी पार्शियल फ्रैक्शन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तो हम लोग को दिया गया था फ्रैक्शन ये वाला, और इसको हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट किए थे, तो ये आया था ओवरऑल ना, ध्यान देना ये चीज़ लास्ट में तो भूलना मत, ये आया था आपका ओवरऑल ये। तो अभी तुम लोग ये वाला जो चीज़ है इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये निकाले हैं, क्या है ये टर्म। तो आपको ओवरऑल जो क्वेश्चन दिया गया उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, ये वाला टर्म भी आपको लिखना होगा, मिसिंग नहीं करोगे इसको, लिखोगे 2y + 3 प्लस इसको लिखोगे आप अब इस फॉर्मेट में, तो 5 अपॉन 3y + 1 प्लस 1 अपॉन y - 1, ये ओवरऑल आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का, ठीक है। जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है ये वाला, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए आप पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज किए और इसको फिर इस फॉर्मेट कर दिए, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन का, वो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिया गया होगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में, फाइंड आउट कर सकते हो कैसे निकालना होता है। पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेना होता है, उसको चेंज, फिर कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस फॉर्मेट में लिखना होता है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले रिमाइंडर बाय डिवाइजर को चेंज कर लेना होता है आपको पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट को आपको चेंज कर लेना होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, जो रिमाइंडर बाय डिवाइजर फॉर्म है, और लास्ट में आपको ये ओवरऑल इस फॉर्मेट में लिख देना होता है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा आज का जो चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन वो हो जाता है कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके।